चैप्टर 9 अवचेतन मन और आदतें। अच्छी आदतों और चरित्र का निर्माण। हम जिन कामों को लगातार करते हैं, हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। हम सभी सफल जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, मगर हमारी आदतें और माहौल हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। हमारा जन्म जीत के लिए हुआ है, मगर हम इस ढंग से ढल गए हैं कि हारना सीख लिया है। हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं, उस आदमी की किस्मत अच्छी है, मिट्टी छूता है तो सोना बन जाती है, या फिर वह बदकिस्मत है, वह कुछ भी छुए मिट्टी हो जाता है। यह सच नहीं है। अगर आप जांचें परखें तो पाएंगे कि जाने या अनजाने सफल लोग हमारे काम में सही कदम उठा रहे हैं, जबकि हारने वाले लोग बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। याद रखें, प्रैक्टिस से पूर्णता नहीं आती, बल्कि सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है। प्रैक्टिस बार बार किए जाने वाले हर काम को स्थायी बना देती है। कुछ लोग अपनी गलतियों को ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और वे उसी में पूर्णता हासिल कर लेते हैं। वे गलतियां करने में माहिर हो जाते हैं और गलतियां उनसे खुद ब खुद होने लगती हैं। पेशेवर लोग अपना काम आसानी से इसलिए कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस काम में पूरी महारत हासिल कर ली होती है। बहुत से लोग काम सिर्फ तरक्की को दिमाग में रखकर करते हैं, लेकिन जिनकी अच्छा काम करने की आदत बन जाती है, तरक्की के असली हकदार वही हैं। किसी चीज़ की आदत डालना खेती करने के समान है। इसमें समय लगता है। एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है। अंतः प्रेरणा एक व्यक्ति से काम शुरू कराती है। प्रेरणा उसे सही राह पर बनाए रखती है और आदत की वजह से काम खुद ब खुद होता चला जाता है। संकट के समय भी साहस दिखाना, लालच के सामने आत्म संयम दिखाना, दुख की घड़ी आने पर भी खुश रहना, निराशा सामने होने पर चरित्र दिखाना और बाधाओं में भी अवसर की तलाश करना, ये गुण सिर्फ संयोग या किस्मत से नहीं आते, बल्कि ये तो शारीरिक और मानसिक रूप से की गई लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है। कठिनाई के सामने आने पर हमारा व्यवहार हमारी प्रैक्टिस के मुताबिक ही सकारात्मक या नकारात्मक होगा। हम छोटे छोटे कामों में यह सोचकर कायरता और बेईमानी दिखाते हैं कि जब बड़े काम करने होंगे तब उन्हें सही ढंग से करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमने अच्छे गुणों की प्रैक्टिस नहीं की होती। जब हम खुद को एक बार झूठ बोलने की छूट दे देते हैं तो अगली बार झूठ बोलना थोड़ा और आसान हो जाता है, तीसरी बार थोड़ा और, फिर यह एक आदत सी बन जाती है। सफलता की फिलॉसफी कायम रखें और संयम रखें। जो काम करना चाहिए उसे करते रहो और जो काम नहीं करना चाहिए उससे तब तक बचते रहो जब तक उससे बचते रहना हमारी आदत नहीं बन जाती। इंसान की फितरत है कि वह दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेता है। ईमानदारी और निष्ठा हमारी प्रैक्टिस और यकीन का नतीजा होते हैं। लंबे समय तक किया जाने वाला हर काम हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और आदत भी। ईमानदारी बरतने वाला इंसान हमेशा पहली बार झूठ बोलने पर पकड़ा जाता है, जबकि किसी ने झूठ बोलने की ही प्रैक्टिस की हो तो वह पहली बार सच बोलने पर पकड़ा जाता है। खुद से और दूसरों से ईमानदारी या बेईमानी बरतना दोनों ही आदतें बन जाती हैं। अब यह फैसला हमें करना है कि हम इनमें से किसकी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे सोचने का तरीका भी आदत का एक हिस्सा बन जाता है। हम आदतें बनाते हैं और आदतें हमारा चित्र बनाती हैं। हम किसी आदत को महसूस करें उससे पहले ही वह हमें अपना चुकी होती है। किसी ने कहा है, हमारे विचार काम की तरफ ले जाते हैं, काम से आदतें बनती हैं, आदतों से चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। इसलिए हमें सही ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिए। अच्छी आदतें डालें। हमारा ज़्यादातर व्यवहार आदतन होता है।
यह बिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है। चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है। अच्छी आदतों वाले इंसान अच्छे चरित्र वाले माने जाते हैं। ठीक इसी तरह बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है। आदतें तर्क और समझदारी से कई ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। आदतें शुरू में इतनी मामूली लगती हैं कि आप ध्यान नहीं देते और बाद में वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। आदतों का विकास या तो अनजाने में होता है या फिर निश्चयपूर्वक। यदि हमने सोच समझकर आदतें बनाने का फैसला नहीं किया तो अनजाने में बुरी आदतों के शिकार बन जाएंगे। हम आदतें कैसे बनाते हैं? किसी काम को बार बार करने से उसे करना हमारी आदत बन जाती है। हम काम करके ही सीखते हैं। साहस भरा व्यवहार करने से हम साहसी दिखते हैं। ईमानदारी और निष्ठा की प्रैक्टिस से हम इन गुणों को अपना लेते हैं और इनकी लगातार प्रैक्टिस करने से हम इनमें निपुणता हासिल कर लेते हैं। इसी तरह जब हम बेईमानी, गलत व्यवहार या अनुशासन की कमी जैसी बुरी आदतों की प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हीं में निपुण हो जाते हैं। हमारा नज़रिया हमारी आदत बन जाती है और हम वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। वे हमारी सोच बन जाते हैं और फिर हमारे व्यवहार की दिशा निर्धारित करने लगते हैं। आदी होना, किसी चीज़ का आदी बन जाना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसकी वजह से हम एक दूसरे से जुड़ी किन्हीं खास ढंग की घटनाओं के आदी बन जाते हैं। इसका एक मशहूर उदाहरण पावलोव द्वारा कुत्तों पर किया गया प्रयोग है। रूसी वैज्ञानिक पावलोव कुत्तों को खाना खिलाते समय घंटी बजाया करते थे। खाना देखने पर कुत्तों के मुंह में लार भर जाती थी। पावलोव अपना प्रयोग कुछ समय तक दोहराते रहे। उसके बाद उन्होंने घंटी तो बजाई पर खाना नहीं परोसा, पर कुत्तों के मुंह में लार भर आई क्योंकि वे घंटी बजने के साथ खाना पाने के आदी हो चुका था। हमारे अधिकतर व्यवहार चीज़ों या माहौल का आदी बन जाने का नतीजा होते हैं। हमारा माहौल और मीडिया हमें लगातार कुछ चीज़ों का अभ्यस्त या आदी बनाते रहते हैं। नतीजे के तौर पर हम रोबोट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए हमें स्वयं को अच्छी चीज़ों का आदी बनाना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को सही ढंग से करना चाहते हैं तो यह खुद ब खुद होनी चाहिए। यदि हम कोई सही चीज़ सचेत ढंग से करना चाहें तो वास्तव में उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें उसकी आदत बनानी पड़ेगी। जब मैं मार्शल आर्ट का स्टूडेंट था तो मैंने गौर किया कि ब्लैक बेल्ट होल्डर भी घुसा मारने और वार रोकने जैसे साधारण एक्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि जब उन्हें इन कलाओं की ज़रूरत पड़े तो वे इनका प्रयोग बहुत स्वाभाविक रूप से कर सकें। पेशेवर लोग किसी काम को आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपने काम की बुनियादी चीज़ों में माहिर हो चुके होते हैं। कई लोग अच्छा काम कामयाबी पाने के इरादे से करते हैं, पर उसे पाने का हक उन्हीं को होता है जो अच्छा काम आदतन करते हैं। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें अपनाना आसान है, मगर उनके साथ जीना बहुत मुश्किल है। हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं? उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो 1 टन से भी ज़्यादा वज़न सिर्फ अपनी सूंड से उठा लेता है। ज़रा सोचिए कि उसी हाथी को एक पतली रस्सी और एक खूंटे से एक ही जगह पर बंधे रहने का आदी कैसे बना दिया जाता है, जबकि वह खूंटे को आसानी से उखाड़कर जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। जवाब यह है कि बचपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर और एक मजबूत पेड़ से बांधा जाता है। हाथी के बच्चे की तुलना में जंजीर और पेड़ मजबूत होते हैं। बच्चे को बंधे रहने की आदत नहीं होती, इसलिए वह उस जंजीर को खींचने और तोड़ने की लगातार नाकाम कोशिश करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा समझ जाता है कि खींचने और तोड़ने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं। वह रुक जाता है और शांत खड़ा रहने लगता है। अब वह दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है, और जब वही बच्चा
एक विशाल हाथी बन जाता है तो उसे एक कमज़ोर रस्सी और खूंटे से बांध दिया जाता है। वह हाथी चाहे तो एक झटका देने से ही आज़ाद हो सकता है, मगर वह कहीं नहीं जाता क्योंकि वह बचपन से ही दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है। हम पर जाने अनजाने इन चीज़ों का असर पड़ता चला जाता है। जैसी किताबें हम पढ़ते हैं, जैसी फिल्में और टीवी प्रोग्राम हम देखते हैं, जैसा संगीत हम सुनते हैं, जैसी संगति में हम रह रहे हैं। गाड़ी चलाते समय अगर हम एक ही धुन बहुत दिनों तक सुने और एक दिन टेप रिकॉर्डर ख़राब हो जाए तो अंदाज़ लगाइए कि हम कौन सी धुन गुनगुना रहे होंगे। पागलपन की परिभाषा यह है कि काम को बार बार किया जाना, लेकिन हर बार अलग अलग नतीजों की उम्मीद रखना। अगर आप वही करते हैं जो आप करते रहे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको मिलता रहा है। आदतों को बदलने में सबसे मुश्किल बात यह होती है कि जो चीज़ काम की नहीं कर रही उसे कैसे भुलाया जाए और उनके बदले अच्छी आदतों को कैसे अपनाया जाए। गीगो सिद्धांत। कंप्यूटर का गीगो सिद्धांत कहता है, गलत अंदर डालिए गलत बाहर आएगा, सही डालिए सही बाहर आएगा, अच्छा डालिए अच्छा बाहर आएगा। हम जितना डालते हैं उतना ही निकालते हैं। हमारा अवचेतन मन भेदभाव नहीं करता। हम जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा और वही बात हमारे व्यवहार में उतरेगी। टेलीविज़न ने हमारे नैतिक मूल्यों, सोचने के ढंग और संस्कृति पर काफ़ी हद तक अच्छा या बुरा असर डाला है। जहां उसने हमें बहुत सी अच्छी और फ़ायदेमंद सूचनाएं दी हैं, वही यह हमारी रुचियों में घटियापन भी लाया है। इसने हमारी नैतिकता को भ्रष्ट किया है और बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। 18 साल की उम्र तक बच्चे टेलीविज़न पर हिंसा के लगभग 2 लाख सीन देख चुके होते हैं। विज्ञापनदाता अपने दर्शकों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। किसी बड़ी घटना के दौरान कंपनियां 30 सेकंड के विज्ञापन के लिए लगभग $10 लाख खर्च करती हैं। यकीनन उन्हें इसका फ़ायदा मिलता है। हम किसी खास ब्रांड के सॉफ्ट ड्रिंक या टूथपेस्ट का विज्ञापन देखकर सुपरमार्केट से उसी को खरीद लाते हैं। दरअसल हम सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं बल्कि उस ब्रांड को खरीदते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे दिमाग को उसी ढंग से ढाला गया है और हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब हम टीवी देखते हैं या रेडियो पर कोई विज्ञापन सुनते हैं तो हमारा चेतन मन उस पर भले ना गौर कर रहा हो, लेकिन हमारा अवचेतन मन खुला होता है और हम प्राप्त होने वाली हर उस चीज़ को स्वीकार कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी किसी टीवी से बहस की है? जाहिर सी बात है, नहीं। जब हम पिक्चर देखते हैं तो हंसते हैं और रोते भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर डाला गया भावनात्मक इनपुट भावनात्मक आउटपुट के रूप में फ़ौरन बाहर आता है। इनपुट को बदलने पर आउटपुट अपने आप बदल जाता है। चेतन और अवचेतन मन। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है। यह स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी, मगर अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है। यह इनपुट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता। अगर हम अपने मन में डर, शंका, नफरत के भाव भरें तो हमारे आत्म सुझाव इन सभी भावों को सक्रिय बनाकर वास्तविकता में बदल देंगे। हमारा अवचेतन मन एक डाटा बैंक की तरह है। अवचेतन मन एक गाड़ी की तरह है और चेतन मन एक ड्राइवर की तरह। इन दोनों में से अवचेतन मन ज़्यादा शक्तिशाली है। शक्ति तो गाड़ी में ही होती है। यह अलग बात है कि उसका कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है। अवचेतन मन हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है और नुकसान भी। उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। अगर हम सफल नहीं हैं तो हमारे अवचेतन मन को नए और सही तरीके से दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। इसे कोई परवाह नहीं कि आप कैसे पौधे लगाते हैं। यह निरपेक्ष है। इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा।
नहीं तो वह घास फूस से भर जाएगा। मैं तो एक और कदम आगे बढ़कर कहूँगा कि अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तब भी घास फूस उग ही जाएगी। इसलिए उन्हें उखाड़ फेंकने का सिलसिला लगातार जारी रखना चाहिए। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। याद रखिए, सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते। हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह ढालने की ज़रूरत है कि वह हमें सही रास्ते पर ले जा सके। हम आदी कैसे बनते हैं? सोचिए, हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा? इसके 4 स्तर हैं। पहले स्तर को अवचेतन अयोग्यता कहते हैं। यह वह स्तर है जब हम यह नहीं जानते कि हम उस काम को नहीं जानते। बच्चा यह नहीं जानता कि साइकिल चलाना क्या है, ना ही वह साइकिल चला सकता है। यह अवचेतन अयोग्यता का स्तर है। दूसरा स्तर चेतन अयोग्यता कहलाता है। यह ऐसा स्तर होता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा होकर जान सकता है कि साइकिल चलाना क्या है, मगर वह खुद नहीं चला सकता। इसलिए वह चेतन तो है मगर अयोग्य है। फिर वही साइकिल चलाना सीखता है। यह तीसरा स्तर है, चेतन योग्यता कहलाता है। अब वह साइकिल चला तो सकता है, मगर ऐसा करने के लिए उसे उस प्रक्रिया के बारे में सचेत ढंग से सोचना पड़ता है। इस तरह सचेत सोच और प्रयास के साथ बच्चा साइकिल चलाने योग्य है। चौथा स्तर अवचेतन योग्यता का है। यह तब आता है जब बच्चे ने पूरी समझ के साथ साइकिल चलाना इतनी अच्छी तरह से सीख लिया होता है कि उसे अब सचेत रूप से सोचना नहीं पड़ता। यह सिलसिला अपने आप चलने लगता है। साइकिल चलाते समय वह लोगों से बातें कर सकता है और दूसरों को हाथ से इशारा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह अवचेतन योग्यता के स्तर पर पहुंच गया है। इस स्तर पर हमें ध्यान देने और सोचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह हमारे व्यवहार में खुद ब खुद उतरने लगता है। हमें अपनी सभी अच्छी आदतों को इसी स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि शायद हमारी कुछ बुरी आदतें भी हमारी अवचेतन योग्यता के स्तर तक पहुंच जाती हैं और वे हमारी तरक्की में रुकावट डालती है। कुदरत खालीपन को भर देती है। मेरे 2 भतीजे हैं जिनकी उम्र 12 और 14 साल हैं। उन्हें टेनिस बहुत पसंद है। एक दिन उनके पिता ने मुझसे कहा, यह खेल बहुत महंगा होता जा रहा है। इन बच्चों के लिए रैकेट, गेंदें, लोन की फ़ीस देनी पड़ती है और अब तो इन्होंने एक कोच भी रख लिया है। यह सब बहुत महंगा पड़ रहा है। तब मैंने उनसे पूछा, यह किस चीज़ की तुलना में ज़्यादा महंगा पड़ रहा है? तुम अपने बच्चों का टेनिस खेलना रोक सकते हो और पैसे बचा सकते हो, लेकिन अगर वह खेलना छोड़ देंगे तो स्कूल से घर लौटने पर अपने समय और ऊर्जा का क्या करेंगे? वे कुछ देर चुपचाप सोचते रहे और फिर बोले, मुझे लगता है उन्हें खेलने देना चाहिए, यह सस्ता ही पड़ेगा। उन्होंने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लगाए रखने का महत्व समझ लिया, नहीं तो वे बुरी चीज़ों की तरफ मुड़ते, क्योंकि कुदरत को खालीपन पसंद नहीं है। या तो हमारे पास अच्छा होता है या बुरा। इन दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं होता। चरित्र का निर्माण एक ही आदत से बन जाती है। अगर हम अपनी शख्सियत को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को गहराई से जांचना होगा। जो बात कभी कभी मौज मस्ती करने की वजह से शुरू होती है, वह एक स्थायी कमी बन जाती है। खुद से ये सवाल करें, क्या आप अपने काम की क्वालिटी को गिरने देते हैं? क्या आप गप मारना पसंद करते हैं? क्या ईर्ष्या और अहंकार आपके स्थायी साथी हैं? हमारा निर्माण आदतें करती हैं। ऐसा होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम हमेशा कुछ करने से पहले सोचना पड़े तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। हम अपनी सोच पर आत्म अनुशासन लागू करने की प्रैक्टिस करके अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें बचपन से ही अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए ताकि बड़े होने पर वे हमारे
अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें। वैसे इसकी शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। हर अच्छा या बुरा तजुर्बा कुछ ना कुछ फ़र्क पैदा करता है। नई आदतों को सीखने में समय लगता है, मगर अच्छी आदतें एक बार सीख ली जाएं तो जीवन को नए मायने देती हैं। आशावादी या निराशावादी होना भी एक आदत है। आदतों पर दुख और सुख का सिद्धांत लागू होता है। हम कोई काम या तो सुख पाने के लिए या दुख से बचने के लिए करते हैं। जब तक नफ़ा नुकसान से ज़्यादा होता है, आदत को जारी रखते हैं, मगर जब नुकसान नफ़े से ज़्यादा होने लगता है तो हम उस आदत को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब डॉक्टर सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने से मना करता है तो जवाब देता है, मैं नहीं छोड़ सकता। यह एक आदत है जिसमें मुझे मज़ा आता है और वह सिगरेट पीना जारी रखता है। यहाँ मज़ा दर्द से ज़्यादा है जब एक दिन वह एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाता है। जब डॉक्टर कहता है, अगर आप ज़िंदा रहना चाहते हैं तो सिगरेट पीना इसी वक्त बंद कर दीजिए, और वह उसी समय सिगरेट पीना छोड़ देता है, क्योंकि अब नुकसान नफ़े से ज़्यादा है। बदलाव का विरोध। जो लोग अपनी बुरी आदतों को पहचान लेते हैं तो उन्हें बदलते क्यों नहीं? उनके ना बदलने का कारण यह है कि वे जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हैं। अपनी आदतों को बनाए रखने में उन्हें जो मज़ा आता है वह बदलाव के दर्द से ज़्यादा होता है। उनमें शायद इच्छा की कमी हो, बदलाव के लिए ज़रूरी अनुशासन की कमी हो, अपने आप को बदल पाने के विश्वास की कमी हो, बदलाव की ज़रूरत के बारे में जानकारी की कमी हो। ये सारी बातें हमें बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने से रोकती है। हम सबको एक चुनाव करने का हक है। हम बुरे व्यवहार को नज़रअंदाज करते हुए यह आशा कर सकते हैं कि इससे हमें खुद ब खुद छुटकारा मिल जाएगा। यह शुतुरमुर्ग का तरीका हुआ, या इसका मुकाबला करके इस पर पूरी ज़िंदगी के लिए काबू पा सकते हैं। बेबुनियाद डर और अपनी आरामदायक ज़िंदगी के दायरे से बाहर निकलकर ही आदतों में सुधार किया जा सकता है। याद रखिए, डर एक सीखी हुई आदत है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। अपनी बुरी आदतों को ना बदलने के बड़े आम बहाने होते हैं। हम लोग हमेशा इसी तरह करते आए हैं। हमने इस तरह कभी नहीं किया है। यह मेरा काम नहीं है। मैं नहीं समझता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं बहुत व्यस्त हूँ। अच्छी आदतें डालें। बदलाव किसी भी समय लाया जा सकता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो या आदत कितनी ही पुरानी हो। अगर हमें मालूम हो कि क्या बदलने की ज़रूरत है, तो व्यवहार बदलने वाले तरीक़ों का इस्तेमाल करके हम किसी भी वक्त बदलाव ला सकते हैं। एक पुरानी कहावत है कि बूढ़े कुत्ते को नई कलाबाजियाँ नहीं सिखाई जा सकती। यह कहावत गलत है। हम लोग कुत्ते नहीं, इंसान हैं, और हम कलाबाजी नहीं कर रहे हैं। हम बुरी और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतें डाल सकते हैं। जैसा कि अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है, सफल लोगों का राज यह है कि वे उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते और ना ही करते हैं। ज़रा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो असफल लोग नहीं करना चाहते। ये वही काम हैं जिन्हें सफल लोग भी करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। मिसाल के तौर पर, असफल लोग अनुशासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते। सफल लोग भी अनुशासन और कड़ी मेहनत, रोज़ सुबह उठकर प्रैक्टिस करने का अनुशासन ना तो चाहता है ना ही पसंद करता है, फिर भी ऐसा नियमित रूप से करता है। ना पसंद करते हैं, फिर भी सफल लोग भी अनुशासन, कड़ी मेहनत। एक खिलाड़ी रोज़ सुबह उठकर प्रैक्टिस करने का अनुशासन ना तो चाहता है ना ही पसंद करता है, फिर भी ऐसा नियमित रूप से करता है। ना पसंद करते हैं, फिर भी ऐसा करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली है जो असफल लोग नहीं कर पाते।
सभी आदतें बहुत छोटे रूप में शुरू होती हैं, लेकिन बाद में इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचने का तरीका एक आदत है और इसे बदला जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि पुरानी बुरी आदतों को बदलकर नई अच्छी आदतों को अपनाया जाए। बुरी आदतों को ना अपनाना उन पर काबू पाने से आसान है। अच्छी आदतें लालच पर काबू पाने से बनती हैं। खुशमिजाजी और चिड़चिड़ापन भी आदतें हैं। उम्दा या अच्छा होना सचेत मन से तब तक किए गए लगातार प्रयासों का नतीजा होती है जब तक कि अच्छा व्यवहार और नज़रिया आदत का रूप नहीं ले लेते। आत्म सुझाव। आत्म सुझाव क्या है? आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं उस सोच को वर्तमान काल में कहे जाने को ही आत्म सुझाव कहते हैं। आत्म सुझाव उस इश्तिहार की तरह हैं जो आप अपने अपने बारे में खुद अपने लिए लिखते हैं। ये आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों को प्रभावित करते हैं, जिसका असर आपके नज़रिए और व्यवहार पर पड़ता है। आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को मनचाहे साँचे में ढालने का एक तरीका है। आत्म सुझाव सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं। बुरे आत्म सुझाव के कुछ उदाहरण: मैं थका हुआ हूँ, मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं हिसाब किताब में अच्छा नहीं हूँ। जब हम बुरे आत्मविश्वासों को बार बार दोहराते हैं तब हमारा अवचेतन मन उन पर विश्वास करने लगता है और ये असलियत बनकर जीवन में उतर आते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति बार बार खुद को यह आत्म सुझाव देता है कि मेरी याददाश्त खराब है, तो किसी नए व्यक्ति से मिलने पर वह उस याद कर रखने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद से कहता है मेरी याददाश्त तो कमज़ोर है, इसलिए याद करने की कोशिश बेकार है। ऐसी हालत में वह नए आदमी से दोबारा मिलने पर उसका नाम सचमुच याद नहीं रख पाएगा और वह अपने आप से फिर कहेगा मेरी याददाश्त कमज़ोर है। यह कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जो खुद ब खुद सच बन जाती है। एक व्यक्ति जब किसी विश्वास को बार बार दोहराता है तो यह उसके अवचेतन मन में गहराई में बैठ जाता है और एक असलियत का रूप ले लेता है। बार बार दोहराया गया झूठ सच मान लिया जाता है। आत्म सुझाव सकारात्मक वक्तव्य क्यों होने चाहिए? ताकि हम अपने दिमाग में उस चीज़ की तस्वीर ना बनाएं जिसे हम नहीं पाना चाहते, बल्कि वह तस्वीर बनाएं जिसे हम पाना चाहते हैं। कोई भी तस्वीर हमारे दिलो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है तो असलियत का रूप ले लेती है। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का सिलसिला है। एक इंसान जब कुछ वाक्यों को काफ़ी समय तक दोहराता है तो वह उन्हें अपने अवचेतन मन की गहराई में बिठा देता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं शांत हूँ और धीर हूँ, तो आप किसी भी हालात में खुद को शांत और धीर महसूस करेंगे। आत्म सुझावों की प्रैक्टिस नकारात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। यह मत कहिए कि मैं कितना अव्यवस्थित व्यक्ति हूँ, इसके बजाय यह कहिए मैं कितना व्यवस्थित व्यक्ति हूँ। आत्म सुझाव में नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल होने पर दिमाग में नकारात्मक तस्वीर बनती है और हम यह नहीं चाहते। अगर मैं आपसे कहूँ नीले हाथी के बारे में मत सोचो, तो संभावना है कि आपके दिमाग में नीले हाथी की छवि फ़ौरन उभर आएगी। सकारात्मक वाक्य इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी सोच एक तस्वीर के रूप में आती है, ना कि शब्दों के रूप में। जब मैं कहता हूँ माँ, तो आपके दिमाग में क्या आता है? माँ की तस्वीर या उसके स्पेलिंग। वर्तमान काल में ही क्यों? क्योंकि हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फ़र्क नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर, माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा 9:30 तक घर आ जाए, लेकिन बच्चा देर तक घर नहीं लौटा और अब 1 बज रहा है। माँ बाप के मन में क्या चल रहा है? वे दुआ कर रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो। वे खुद से कह रहे होते हैं मैं आशा करता हूँ
कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई होगी। फिर भी क्या होता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यह एक काल्पनिक अनुभव है। सच्चाई यह हो सकती है कि बच्चा किसी पार्टी में मौज मस्ती में मशगूल हो और गैर जिम्मेदारी दिखा रहा हो। आप परिस्थिति को उल्टा करके देखें। मान लें कि बच्चा बहुत जिम्मेदार है और वास्तव में 9:30 पर घर आने वाला था, मगर एक दुर्घटना का शिकार हो गया और 1 बजे तक घर नहीं पहुंचा। माँ बाप के ब्लड प्रेशर का क्या हाल हो रहा होगा? वह फिर भी बढ़ेगा। पहली हालत में अनुभव काल्पनिक था और दूसरी में वास्तविक, मगर शरीर पर दोनों का असर एक सा था। हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फर्क महसूस नहीं करता। अवचेतन मन को तैयार करें। हम आत्म सुझावों का इस्तेमाल बुरी या गलत आदतें छोड़ने और सही या अच्छी आदतों डालने के लिए कर सकते हैं। हम सभी आत्म सुझावों को जाने अनजाने इस्तेमाल कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर, आपको जब सुबह की फ़्लाइट पकड़नी होती है तो सोते वक्त आप खुद से कहते हैं, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, और आप सदा उठ भी जाते हैं। अक्सर अलार्म घड़ी के बजे बिना ही हमारा तैयार अवचेतन मन हमें जगाने का काम कर देता है। आत्म सुझाव एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम अपने दिमाग को एक बयान को हकीकत में बदलने के लिए प्रोग्राम करते हैं। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का एक सिलसिला है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते हैं जो वास्तविकता में बदल जाते हैं। बार बार दोहराना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ भावनाओं और एहसास का संयोग भी होना चाहिए। बिना कल्पना के आत्म सुझाव का कोई नतीजा नहीं निकलता। हमारे मन को कोई आत्म सुझाव जब पहली बार दिया जाता है तो वह उसे अस्वीकार कर देता है। क्यों? क्योंकि यह विचार अजनबी होता है, इसलिए हमारे सोचने के ढंग के उलट होता है। सफलता इस सिलसिले को पूरे मन से बार बार दोहराने की हमारी काबिलियत पर निर्भर करती है। कल्पना, हम जो पाना, करना या बनना चाहते हैं, मन में उसकी छवि बनाने और देखने का सिलसिला ही कल्पना है। कल्पना और आत्म सुझाव दोनों साथ साथ चलते हैं। कल्पना किए बिना आत्म सुझाव अपनी बात को मशीन की तरह दोहराना भर है और वह बेअसर होगा। नतीजे पाने के लिए आत्म सुझाव से इच्छाएं और भावनाएं, कल्पना भी जुड़ी होनी चाहिए। चेतावनी, पहली बार में आत्म सुझाव मन को स्वीकार नहीं भी हो सकता है क्योंकि यह एक अजनबी विचार होता है। मिसाल के तौर पर, अगर पिछले कुछ सालों से मेरा विश्वास रहा है कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है और अब अचानक मैं अपने आप से कहता हूँ मेरी याददाश्त बहुत अच्छी या तेज़ है, तो मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करेगा और वह कहेगा तुम झूठे हो, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है, क्योंकि आज तक मेरे दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है। मेरे मन को इसी पर विश्वास था। इस विचार को हटाने में 21 दिन लगेंगे। 21 दिन ही क्यों? क्योंकि किसी भी आदत को बनाने या हटाने में कम से कम 21 दिन लगातार सचेत ढंग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको कोई ऑडियो टेप 21 दिन तक लगातार सुनना हो और आपका प्लेयर उसी बीच टूट जाए, तो कल्पना कीजिए कि आपको कैसी धुन सुनाई देगी। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या 21 दिनों की सचेत प्रैक्टिस जीवन को बेहतर बनाने की बहुत बड़ी कीमत है? नहीं, लेकिन इस पर अमल प्रतिबंध लोग ही कर पाते हैं। यह लगता तो सरल है, मगर इसे करना आसान नहीं है। फिर भी आप इसे आजमा सकते हैं। अपने आत्म सुझावों को हकीकत में बदलने के लिए अगले सेशन में दिए तरीकों पर अमल करें और अपने आत्म सुझावों को असलियत में बदलें। अच्छी आदतें डालने का 21 दिन का फॉर्मूला। आत्म सुझाव को असलियत में बदलें। नंबर 1, एक ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको कोई बाधा ना पहुंचाए। नंबर 2,
अपने आत्म सुझावों की एक लिस्ट बनाएं। ये सकारात्मक और वर्तमान काल में हों। नंबर 3, आत्म सुझावों को दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं, एक बार सुबह और एक बार रात में। सुबह मन शांत, धैर्यवान, ताजगी भरा और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, और रात में आप अपने अवचेतन मन में एक सकारात्मक छवि सारी रात असर छोड़ने के लिए डाल देते हैं। आप इन आत्म सुझावों को छोटे छोटे स्टिकरों पर लिख सकते हैं। उन्हें ऐसी जगह पर लगा दें जहां आपकी निगाह दिन भर पड़ती रहे, जैसे कि आपके बाथरूम का शीशा, आपकी कार का डैशबोर्ड, आपके रोज की कार्यसूची या आपकी डेस्क का ड्रायर। आत्म सुझावों को पूरे दिन देखते रहने से आपको इन्हें बार बार दोहराने का अवसर मिलेगा। नंबर 4, सिर्फ आत्म सुझाव काम नहीं करेगा, इसके साथ ही कल्पना की भी ज़रूरत होगी। नंबर 5, इसे लगातार 21 दिन तक दोहराएं, जब तक कि यह एक आदत ना बन जाए। चैप्टर 10, लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्य बनाना और हासिल करना। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर जमाए रहें। आम पर ध्यान दें, गुठली पर नहीं। ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, बशर्त कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? शिष्य ने कहा, मैं पेड़, टहनियाँ, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आंख देख रहा हूँ। ऋषि ने उस शिष्य को इंतज़ार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया, तो दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। अगर हम अपने मकसद पर ध्यान नहीं लगाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल काम है, मगर यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। अपनी नज़र लक्ष्य पर रखें। 4 जुलाई 1952 को फ्लोरेंस सैंडविक कैटलीना चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। वह इंग्लिश चैनल को पहले ही पार कर चुकी थी। सारी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थी। चैडविक ने घने कोहरे, हड्डियों तक कंपाने वाली ठंड और कई बार शार्क मछलियों का मुकाबला किया। वह किनारे पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसने अपने चश्मे से जब भी देखा उसे घना कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा ना दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैडविक को सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि वह किनारे से सिर्फ आधा मील दूर रह गई थी। उसने हार इसलिए नहीं मानी थी क्योंकि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि उसे अपना लक्ष्य कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वह किसी बाधा की वजह से नहीं रुकी। उसने कहा, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं ज़रूर कामयाब हो जाती। 2 महीने बाद वह फिर वापस गई और उसने कैटलीना चैनल को पार कर लिया। इस बार खराब मौसम के बावजूद उसने अपने लक्ष्य पर निगाह रखी और वह न केवल सफल रही बल्कि उसने पुरुषों के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के समय से तोड़ा। लक्ष्य क्यों ज़रूरी है? तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद कागज़ को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप ग्लास को हिलाते रहेंगे। अगर आप उसे थोड़ी देर स्थिरता से पकड़कर प्रकाश को फोकस करेंगे तो कागज़ आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने में ऐसी ताकत होती है। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलटकर पूछा, तुम्हें कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फ़र्क पड़ेगा? कितनी सही बात है। जैसा कि एलिस इन वंडरलैंड में चेशायर कैट एलिस से कहती है,
जब तुम जानते ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क तुम्हें वहाँ ले जाएगी। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है, तभी अचानक कोई गोल पोस्ट और गोल लाइन को हटा देता है। तब खेल का क्या होगा? अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा। आप स्कोर कैसे रखेंगे? आप कैसे जानेंगे कि आप लक्ष्य तक पहुँच गए हैं? बिना दिशा के उत्साह उस जंगली आग की तरह है जिससे मायूसी ही मिलती है। लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ऐसी ट्रेन या बस में बैठेंगे जिसके बारे में यह ना जानते हों कि वह कहाँ जा रही है? हरगिज़ नहीं। लोग ऐसी बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे। फिर वे ज़िंदगी के सफ़र में बिना लक्ष्य के चलने को क्यों तैयार हो जाते हैं? सपने महान मस्तिष्क उद्देश्य से भरे होते हैं और अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। लोग अक्सर इच्छा या सपने को लक्ष्य समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत हैं। चाहतें कमज़ोर होती हैं। चाहतों में मजबूती तब आती है जब वे इन बातों की बुनियाद पर टिकी होती है। दिशा, समर्पण, दृढ़ निश्चय, अनुशासन और समय सीमा, यही वे बातें हैं जो इच्छा और लक्ष्य में अंतर करती हैं। लक्ष्य वे सपने हैं जिनके साथ समय सीमा और कार्य योजना जुड़ी होती है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। सपनों को असलियत का रूप चाहत नहीं बल्कि लगन देती है। सपनों को असलियत में बदलने वाले कदम, निश्चित और साफ लक्ष्य लिखें। इसे हासिल करने का प्लान बनाएं। पहली दो बातों को रोज़ 2 बार पढ़ें। ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? कुछ करने की कोशिश करके असफल हो जाने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर हैं जो कुछ किए बिना सफल हो जाते हैं। लोगों द्वारा लक्ष्य तय न किए जाने की कई वजह होती हैं, जैसे कि निराशावादी नज़रिया, संभावनाओं के बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखना, असफलता का डर, यह सोच कि अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा। लोगों के अवचेतन मन में यह विचार रहता है कि अगर वे लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो असफलता भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते कि लक्ष्य का ना होना असफलता की निशानी है। सफलता का आतंक, खुद को कम करके आंकना या सफल जिंदगी को लेकर पाली गई आशंकाओं के कारण भी कुछ लोगों के मन में सफलता का आतंक पैदा हो जाता है। अभिलाषा की कमी, यह हमारे जीवन मूल्यों और साथ ही साथ एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा के अभाव का नतीजा होती है। हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक मछुआरा था जो जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ता तो उसे वापस नदी में फेंक देता था और सिर्फ छोटी मछलियों को अपने पास रहने देता। उसकी इस अजीब हरकत को देखने वाले एक आदमी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर उस मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी कड़ाही बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में सफलता इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते कि वे उस मछुआरे की तरह छोटी कड़ाही ही लेकर घूमते हैं। यही बंद दिमागी है। अस्वीकार किए जाने का डर, इस बात की चिंता कि अगर मैं सफल नहीं हो पाया जो लोग क्या कहेंगे। टालमटोल, कभी न कभी तो मैं अपना लक्ष्य तय करूँगा। इस सोच में महत्वाकांक्षा की कमी होती है। घटिया दर्जे का आत्मसम्मान, इंसान अपनी अंदरूनी प्रेरणा से काम नहीं करता और उसके जीवन में प्रेरणा का अभाव होता है। लक्ष्य का महत्व न समझना, किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं और ना ही उन लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझा। लक्ष्य तय करने का तरीका ना जानना, लोग लक्ष्य तय करने के तरीकों को नहीं जानते। उन्हें हर कदम के लिए एक गाइड की ज़रूरत होती है ताकि वे एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चल सकें। लक्ष्य तय करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने पड़ते हैं। जब आप हवाई जहाज़ का टिकट खरीदते हैं तो इस पर क्या लिखा होता है? यात्रा प्रारंभ करने का स्थान,
कीमत, गंतव्य स्थान, यात्रा शुरू करने की तारीख, श्रेणी, टिकट समाप्ति की तारीख। अगर आप लोगों से ज़िंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहें तो वे शायद आपको अस्पष्ट जवाब देंगे, जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, और यहीं पर रुक जाएंगे। ये सभी कोरे सपने हैं। इनमें से कोई भी लक्ष्य साफ नहीं है। लक्ष्य चुस्त होने चाहिए, स्पष्ट। मिसाल के तौर पर मैं वज़न घटाना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब हम यह तय कर लेते हैं कि मैं 90 दिन में 10 पाउंड वज़न घटाऊंगा, मापा जा सके, जिसकी सही माप की जा सके। अगर हम माप नहीं सकते तो हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते। मापना ही वह रास्ता है जिससे हम अपनी तरक्की पर नज़र रख सकते हैं। हासिल करने के काबिल। हासिल करने के काबिल होने से मतलब है कि यह चुनौती भरा और मुश्किल तो हो, लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य हमें निराश ही करेंगे। वास्तविक, एक इंसान यदि 30 दिन में 50 पाउंड वज़न घटाना चाहे तो यह लक्ष्य बिल्कुल अवास्तविक है। समयबद्ध। काम के शुरू और अंत की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। लक्ष्यों की कई तरह की समय सीमा हो सकती है। मसलन कम समय सीमा 1 साल, मध्यम समय सीमा 3 साल, लंबी समय सीमा 5 साल। लक्ष्य 5 साल से भी ज़्यादा समय के हो सकते हैं, लेकिन तब वे जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हमारा देखने का नज़रिया तंग हो जाता है और फिर हम जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने तक ही सीमित रह जाते हैं और उद्देश्यों को भूल जाते हैं। लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। जिंदगी में लंबे कदम बढ़ाना भले मुश्किल हो, पर इंच इंच बढ़ाना आसान है। लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। हमारी ज़िंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 तीलियां लगी होती हैं। पारिवारिक, हमारे प्रियजन ही हमारे जीने और जीविका कमाने का मकसद है। आर्थिक, हमारा करियर और वे चीज़ें जिन्हें पैसों से खरीदा जा सकता है। शारीरिक, हमारी सेहत जिसके बगैर किसी चीज़ का कोई मायने नहीं है। मानसिक, हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि। सामाजिक, हर व्यक्ति और संगठन की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको पूरा ना किए जाने पर समाज टूटने लगता है। आध्यात्मिक, हमारे जीवन, मूल्य, नैतिकता और चरित्र को दर्शाते हैं। इनमें से कोई भी तिल्ली अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। थोड़ा समय निकाल कर सोचिए, अगर इन 6 में से कोई एक तीली ना रहे तो जीवन कैसा होगा। संतुलन। सन 1923 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से 8 लोग मिले। अंदाज़ा लगाया गया कि उनकी संपत्ति का जोड़ अमेरिकन सरकार की उस समय की कुल संपत्ति से भी ज़्यादा थी। इन लोगों से ज़्यादा कौन जानता था कि जीविका कैसे कमाई जाती है और दौलत कैसे जोड़ी जाती है। आइए देखें कि 25 साल के बाद इनके साथ क्या हुआ। सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शॉब आधार की पूंजी पर 5 साल तक जिए और फिर वे दिवालिया होकर मर गए। सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हावर्ड हब्सन पागल हो गए। एक बहुत बड़े व्यापारी आर्थर क्यूटन दिवालिया होकर मर गए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड हिवटनी को जेल जाना पड़ा। राष्ट्रपति के कैबिनेट सदस्य अल्बर्ट फॉल को जेल से इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिन घर पर बिता सकें। वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सट्टेबाज जेसी लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। दुनिया के सबसे बड़ी एकाधिकार कंपनी के प्रेसिडेंट इवॉर क्रूजर ने आत्महत्या कर ली। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लियोन फ्रेजर ने भी आत्महत्या कर ली।
ये लोग पैसा कमाने में तो माहिर थे, लेकिन यह भूल गए थे कि ज़िंदगी को कैसे बनाया जाए। ऐसे ही कहानियाँ लोगों के मन में भ्रम डालती हैं कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। यह सच नहीं है। इनकी समस्याओं की वजह पैसा नहीं था। पैसा भूखे को खाना, गरीब को दवाई और ज़रूरतमंद को कपड़ा देता है, लेकिन पैसा सिर्फ लेन देन का ज़रिया है। दरअसल उन्होंने पैसा कमाने के लिए ज़िंदगी की बाकी 5 तीलियों की ज़रूरत को नज़रअंदाज किया और यही उनके पतन का कारण बना। हमें 2 तरह की शिक्षा चाहिए। एक वह है जो हमें रोज़ी रोटी कमाना सिखाए, दूसरी वह है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वे अपने परिवार, सेहत और सामाजिक जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मज़े की बात यह है कि उनसे पूछने पर कि वे ऐसा क्यों करते हैं, उनका जवाब होता है कि वह ये सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं। जब हम घर लौटते हैं तब भी वे सो रहे होते हैं। 20 साल बाद हम पाते हैं कि वे सभी हमें छोड़कर चले गए। अब हमारा परिवार ही नहीं रहा। बड़े दुख की बात है। संख्या नहीं, गुण। आमतौर पर सुना जाता है कि परिवार के साथ संख्या का नहीं बल्कि गुण का समय बिताना चाहिए, यानी अधिक समय नहीं बल्कि बेहतर समय बिताना चाहिए। ज़रा इसके बारे में सोच कर देखिए, क्या ये वास्तव में सही है? मान लीजिए आप शहर के एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ हाथ में सफ़ेद दस्ताने पहने बैरे, इंग्लैंड के बने कांटे चम्मच, फ्रांस की क्रॉकरी, स्विट्ज़रलैंड की चॉकलेट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सुनहरी फ्रेम वाली मेन्यू उठाकर सीख पर भुने हुए चिकन का ऑर्डर देते हैं। कुछ ही देर में बैरा बेहद लजीज चिकन का छोटा सा टुकड़ा लाकर आपको देता है। आप उसे खाते हैं और पूछते हैं, क्या इतना ही मिलेगा? बैरा जवाब देता है, संख्या से ज़्यादा महत्व गुण का होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हमारे परिवार को संख्या और गुण दोनों की ज़रूरत होती है। आप क्वालिटी टाइम पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अब हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। वास्तविकता यह है कि ज़िंदगी के बेहतर पल ढेर सारे तजुर्बे के बीच ही जन्म लेते हैं। बड़े लोगों से जब उनके बचपन की सबसे बेहतर यादों के बारे में पूछा जाता है तो वे उन लम्हों को याद करते हैं जब उनकी माँ ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक लाकर दिया था या उनके बीमार होने पर कोई कहानी पढ़कर सुनाई थी। दोस्तों और परिवारों के लोगों के साथ बिताई गई दुनियादारी की ज़िंदगी के बीच ही वे कीमती पल भी होते हैं जब आपने आपस में हंसी मजाक किया होता है, एक दूसरे के एहसासों में भागीदारी की होती है। किसी ने मुस्कुराकर ठीक उस वक्त आपका उत्साह बढ़ाया होता है जब आपको उसकी बेहद ज़रूरत होती है, या किसी दोस्त ने आड़े वक्त में मदद की होती है। सेहत। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी सेहत खो बैठते हैं और खोई हुई सेहत को पाने के चक्कर में अपना पैसा। इस तरह पैसा भी चला जाता है और सेहत भी। सामाजिक दायित्व। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपने सामाजिक दायित्वों को नज़रअंदाज करते हैं और समाज में गिरावट आने देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि किसी दिन खुद भी इसी हालत के शिकार बन जाएंगे। अपने लक्ष्यों को जांचें परखें। जो इंसान किसी चीज़ पर निशाना नहीं लगाता वह चुकेगा क्या? छोटे लक्ष्य बनाना ही सबसे बड़ी गलती है। जीतने वाले लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को। हमारे लक्ष्य इतने बड़े होने चाहिए कि हमें प्रेरणा दे सके, मगर असलियत से इतनी दूर भी ना हो कि हम निराश हो जाएं। हम जो कुछ भी करते हैं या तो वह अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है या उससे दूर। हर लक्ष्य इन पैमानों पर तोला जाना चाहिए। क्या यह सच है? क्या यह सभी संबंधित लोगों के लिए निष्पक्ष है? क्या इससे मुझे ख्याति मिलेगी? क्या यह मुझे सेहत, धन और मन की शांति देगा? क्या यह मेरे दूसरे लक्ष्यों के अनुकूल है? क्या मैं अपने आप को
इसके लिए वचनबद्ध कर सकता हूँ। दिए गए उदाहरण इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। अगर मेरा लक्ष्य सेहतमंद बनना हो लेकिन जेब में पैसा ना हो, तो यह बिल्कुल साफ है कि यह व्यवहारिक नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसका तालमेल हमारे दूसरे लक्ष्यों के साथ नहीं है। एक इंसान दुनिया में जितना चाहे धन कमा सकता है, लेकिन अगर वह अपनी सेहत और परिवार को खो देता है, तो क्या उस धन की कोई कीमत है? कोई व्यक्ति नशीली दवाएं बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकता है, लेकिन फिर उसे बाकी ज़िंदगी कानून से भागते हुए बितानी पड़ेगी। इस तरह का व्यवहार गैर कानूनी सामाजिक जिम्मेदारी से परे और मन की शांति तथा ख्याति को छीनने वाला होगा। बिना कर्म के लक्ष्य खोखले सपनों की तरह होते हैं। कर्म ही सपनों को लक्ष्य में बदलता है। अगर हम अपना लक्ष्य नहीं भी हासिल कर पाते, तो इसका मतलब असफल होना नहीं होता। देरी होने का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से योजना बनाने की ज़रूरत है। जैसे कैमरे को तस्वीर लेने के लिए फोकस करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी सफल जीवन पाने के लिए लक्ष्य बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अपने ऊपर इस डर को कभी हावी ना होने दें कि किसी काम को करने में कितना समय लगेगा। वह समय किसी न किसी तरह बीत ही जाएगा, लेकिन हमें उस बीतने वाले समय का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे लक्ष्यों और नैतिक मूल्यों के बीच तालमेल होना चाहिए। लक्ष्य हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। यह सफलता की ओर पहला कदम है। चांद बनने का लक्ष्य बनाएं। अगर आप चूक भी गए तो एक तारा तो बन ही जाएंगे। बाधाएं ऐसी डरावनी चीज़ें हैं जो लक्ष्य से आंखें हटने पर आपको दिखती हैं। इस दुनिया में हम सभी के जीवन में एक उद्देश्य है और यह हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। किसी ऑर्केस्ट्रा में अगर हर कोई एक ही बाजा बजा रहा हो तो वह सुनने में शायद अच्छा नहीं लगेगा। छोटी योजनाएं ना बनाएं। उनमें इंसान के दिलों में जोश भरने वाला जादू नहीं होता। बड़ी योजनाएं बनाएं। पूरी आशा के साथ ऊंचाई की ओर बढ़ें और काम करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। महत्व इसका है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिना किसी उद्देश्य के मेहनत और साहस भी बेकार होते हैं। चिंता गलत लक्ष्य बनाने की ओर ले जाती है। चिंतित आदमी उन बातों के बारे में सोचता रहता है जिन्हें वह घटित होते नहीं देखना चाहता। सक्रियता का मतलब उपलब्धि नहीं है। सक्रियता को उपलब्धि मानने की भूल ना करें। कठघोड़ा अपनी जगह पर लगातार चलता दिखता है, लेकिन आगे ज़रा भी नहीं बढ़ता। सक्रियता और उपलब्धि में बहुत फ़र्क है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रेब ने इस बात को भेड़चाल वाले कैटरपिलर्स के साथ एक प्रयोग करके दिखाया। कैटरपिलर्स अपने सामने वाले की नकल करते हुए आंखें मूंद कर चलते हैं। फ्रेब ने उन्हें एक फूलदान के घेरे में इस तरह से रखा कि सबसे आगे वाला कैटरपिलर वास्तव में सबसे पीछे वाले कैटरपिलर के ठीक पीछे रहे। फिर उसने चीड़ के कांटे, जो कैटरपिलर का भोजन है, उस फूलदान के बीच में रख दिए। कैटरपिलर्स का उस फूलदान में एक घेरे में ही घूमते रहे। आखिरकार एक हफ्ते तक चक्कर लगाने के बाद वे थकान और भूख से मर गए, जबकि खाना उनसे कुछ ही इंच दूर था। हमें कैटरपिलर से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ काम करते रहने का मतलब यह नहीं है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर किसी को अपने काम को परखते रहना चाहिए ताकि हमारे काम का फल भी मिल सके। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहा था। पत्नी ने कहा, प्रिय, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। पति ने जवाब दिया, कौन परवाह करता है, हम बिफोर टाइम चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ रफ्तार और काम करने को कामयाबी समझ बैठें तो हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी, मगर हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। निरर्थक लक्ष्य। किसी किसान का एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठकर आने वाली गाड़ियों का इंतज़ार करता रहता था।
जैसे ही कोई गाड़ी आती वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ता। एक दिन उसके पड़ोसी ने उस किसान से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? किसान ने जवाब दिया, सवाल यह नहीं है कि वह किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा, बल्कि यह है कि अगर पकड़ पाएगा तो वह क्या करेगा। बहुत से लोग उस कुत्ते की तरह निरर्थक लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं।